रैग्नार लोथब्रॉक एक वाइकिंग राजा था जिसका जिक्र हमें ओल्ड नॉर्स सागा में, पोइट्रीज में और लेटिन सोर्स में मिलता है। 13th सेंचुरी की एक आइसलैंडिक सागा द सागा ऑफ रैग्नार लोथब्रॉक में रैग्नार को एक नॉर्स हीरो बताया जाता है। इसमें बहुत सारा फिक्शन भी शामिल है, लेकिन फिर भी पता लगता है कि रैग्नार ना सही लेकिन रैग्नार जैसा कोई तो था जो वाइकिंग हिस्ट्री में पाया जाता है। अगर बात करें इस सागा की तो इस सागा में रैग्नार को आइसलैंडिक फैमिली का पूर्वज बताया जाता है। कहा जाता है कि रैग्नार डेनमार्क के किंग साइगर्ड रिंग का बेटा था। वो एक बहादुर, ताकतवर और अच्छा राजकुमार था। रैग्नार से जुड़ी एक सागा में ये भी कहा जाता है कि एक बार उसने गोटालैंड के राजा यार्ल हैरड की मदद की एक ड्रैगन से लड़ने में। रैग्नार ने बहुत ही बहादुरी के साथ ड्रैगन को मार दिया और यार्ल की बेटी थोरा से शादी कर ली। इस शादी के बाद रैग्नार के 2 बेटे हुए जिनका नाम आयरिक और एग्नार था। थोरा की बीमारी से हुई मौत के बाद रैग्नार बहुत दुखी हो गया और नॉर्वे के करीब बसे एक गांव में जाकर रहने लगा। उसी जगह रैग्नार को एक और लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम क्राका था। क्राका के बारे में बताया जाता है कि उसका असल नाम एस्लाउग था। वो एक ड्रैगन स्लेयर और वेलकराई की बेटी मानी जाती है। उसके माँ बाप की मौत के बाद वो एक गरीब जगह रहने लगी जहाँ उसने अपना नाम क्राका रख लिया। क्राका और रैग्नार की शादी के बाद उनके 4 बेटे हुए जिनका नाम आइवार द बोनलेस, ब्रेयॉन, हिवर्टसर्क और रोगनल वेल्ड था। क्राका ने रैग्नार को बता दिया कि वो एक शहजादी है और उसका नाम एस्लाउग है, जिसके बाद इनका एक और बेटा हुआ जिसका नाम साइगर्ड स्नेक इन द आई कहा जाता है। ये कहानी रैग्नार की उस कसम के साथ ख़त्म होती है जब उसने वादा किया कि वो इंग्लैंड को सिर्फ 2 जहाज़ों के साथ जीत लेगा, जिसका अंजाम ये हुआ कि इंग्लैंड के राजा एलिया ने रैग्नार को सांप के आगे डाल दिया और उसकी मौत हो गई। ये तो रैग्नार से जुड़ी बस एक कहानी थी जिसमें बहुत सारी अनरियलिस्टिक बातें शामिल थी। और भी बहुत सारी कहानियां हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि रैग्नार के बेटों के नाम तो हिस्ट्री में मौजूद हैं, लेकिन ये जाहिर नहीं हो पाया कि क्या वाकई में रैग्नार स्कैंडिनेवियन वाइकिंग्स की हिस्ट्री का हिस्सा है भी या नहीं। दरअसल नॉर्सवासी अपनी ही एक माइथोलॉजी को मानते थे जिसमें उनकी एक अलग दुनिया आइस एज से पहले मौजूद थी। यही वजह थी कि जब नॉर्स वासियों ने क्रिश्चियनिटी धर्म कबूल किया तो नॉर्स माइथोलॉजी में कुछ बिब्लिकल एलिमेंट भी शामिल कर दिए गए और रैग्नार पर लिखी उन कहानियों में भी हमें उसका अंजाम एक विलन की तरह दिखाया जाता है। रैग्नार लोथब्रॉक का एक किस्सा बहुत ही ज़्यादा फेमस है जिसमें रैग्नार साइन नदी से होता हुआ पेरिस को फतह करने जाता है। ये बात 845 एडी की बताई जाती है जब रैग्नार 120 वाइकिंग जहाज़ों के साथ साइन नदी के सहारे पेरिस पर कब्जा करने जा रहा होता है। मगर पेरिस का राजा चार्ल्स द बोल्ड रैग्नार से लड़ना नहीं चाहता था और यही वजह थी कि उसने रैग्नार और उसके साथियों को 6 टन सोना और चांदी दे दिए और वापस लौट जाने को कहा। लेकिन इस कहानी में भी ये वाज़ेह नहीं है कि वो शख्स रैग्नार ही था या कोई और। हिस्ट्री के मुताबिक बहुत सारे वाइकिंग रूलर्स की क्वालिटी को मिलाकर रैग्नार नाम का एक फैंटेसी किरदार बनाया गया है। फिर चाहे वो नॉर्स पोइट्री हो या लैटिन स्क्रिप्चर्स या रैग्नार पर बनाई जाने वाली वेब सीरीज़, इन सब से यही जाहिर होता है रैग्नार जैसा कोई रूलर शायद ही स्कैंडिनेविया की हिस्ट्री में मौजूद था। ये दौर अब 10 सेंचुरी का चल रहा था। वाइकिंग्स को एक ऐसे राजा की ज़रूरत थी जो उन्हें नई ज़मीनों का मालिक बना सके। 951 एडी का साल वाइकिंग्स की हिस्ट्री में बहुत अहमियत रखता है क्योंकि इसी साल एक लड़का जिसका नाम एरिक था
अपनी आबाई ज़मीन नॉर्वे से अपने बाप थॉरवल्ड के साथ निकाला गया था। एरिक, जिसको अपने लाल बालों की वजह से एरिक द रेड भी कहा जाता था, अपने बाप के गुनाहों की वजह से नॉर्वे से निकालकर आइसलैंड भेजा गया था। लेकिन 980 एडी को उसके साथ भी वही हुआ जो उसके बाप थॉरवल्ड के साथ हुआ था। उसको भी आइसलैंड की ज़मीन से निकाल दिया गया, लेकिन उसने अपनी आबाई ज़मीन जाने के बजाय वेस्ट का सफ़र करने का सोचा। 982 में एरिक अपने कुछ साथियों के साथ स्नीकफेल यॉर्कुल नामी जगह से अपने सफ़र पर निकला। मुसीबतों का सामना करते करते एरिक अपने साथियों के साथ एक ऐसी ज़मीन पर पहुंचा जिसे अब सब ग्रीनलैंड के नाम से जानते हैं। एरिक ग्रीनलैंड के सदर्न टिप में बसे एक आइलैंड पर पहुंचा जिसे एरिक फ्योर्ड्स कहा जाने लगा और अब इसे टनलायरफिर्क फ्योर्ड कहते हैं। एरिक और उसके साथियों ने ग्रीनलैंड के वेस्ट और नॉर्थ का सफ़र किया और जिस जगह पर भी पहुंचे वहां अपनी छाप छोड़ दी। एरिक ने एरिक फ्योर्ड्स के अंदरूनी हिस्से को अपनी रिहाइश के लिए चुना। ग्रीनलैंड का नाम भी एरिक द रेड ने ही रखा था। हालांकि ग्रीनलैंड सुनने में ऐसा मालूम होता है जैसे ये ज़मीन बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। एरिक ने ये नाम सिर्फ इसलिए रखा था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रीनलैंड में आकर रहने लगे। 985 से 986 में एरिक आइसलैंड वापस गया। उसने लोगों को अपने साथ ग्रीनलैंड जाने पर मजबूर कर लिया था। 25 जहाज जो आइसलैंड से निकले थे उनमें से सिर्फ 15 ही ग्रीनलैंड की ईस्टर्न पार्ट तक पहुंच पाए थे। शुरुआती तौर पर ग्रीनलैंड में 400 से 500 वासी रह रहे थे, लेकिन देखते ही देखते ये तादाद में 3000 तक पहुंच गए थे। एरिक एक नई ज़मीन ढूंढने में कामयाब हो गया था। ग्रीनलैंड में एरिक के साथ उसका बेटा लीफ एरिक्सन भी रहता था। लीफ, जिसको सब लीफ एरिक्सन के नाम से जानते हैं, 980 एडी में आइसलैंड में पैदा हुआ था। लीफ की माँ का नाम थियोरहिल्ड था, जो एक आयरिश लड़की थी। लीफ एरिक्सन भी अपने बाप की तरह एक नई ज़मीन की तलाश करना चाहता था। 1000 एडी में लीफ एरिक्सन अपने कुछ साथियों के साथ ग्रीनलैंड से नॉर्वे की तरफ निकला, लेकिन रास्तों की खराबी की वजह से उसे नॉर्वे पहुंचने में बहुत परेशानी हुई। वो एक आइलैंड पर रुका और सोचने लगा कि ये सफ़र उसके लिए बहुत बेकार था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने लीफ को एक नया रास्ता दिखाया। लीफ को थॉरग्यूना नाम की लड़की से प्यार हो गया था और उसने उससे शादी भी कर ली थी। बाद में उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम थॉरगिल्स था। लीफ अपनी बीवी और बेटे को छोड़कर नॉर्वे के सफ़र के लिए आगे बढ़ गया। नॉर्वे में लीफ की मुलाकात नॉर्वे के राजा ओलाफ ट्राइग्वेसन से हुई, जो अब क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर चुका था। ओलाफ ने लीफ को क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करने को कहा। लीफ क्रिश्चियन मज़हब से इतना मुतासिर हुआ कि उसने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली और ओलाफ से वादा किया कि वो ग्रीनलैंड और आइसलैंड में क्रिश्चियनिटी फैला देगा। लीफ ग्रीनलैंड पहुंचा और क्रिश्चियन मज़हब फैलाना शुरू कर दिया। उसने बड़ी बड़ी सलीबें बनवाईं और लोगों को क्रिश्चियन मज़हब की तालीम देने लगा। कहा जाता है कि लीफ का बाप एरिक द रेड क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन लीफ की माँ ने क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली और फिर एक ऐसा दौर शुरू हुआ जब वाइकिंग्स ने अपने मज़हब को तब्दील कर लिया और आज तक वो इसी मज़हब पर कायम है। वो मानते थे कि नॉर्स माइथोलॉजी की वो कहानियाँ जिन्हें वो अपने पूर्वजों से सुना करते थे, क्रिश्चियन किताबों के सामने महज कहानियाँ ही थीं। बिलाखिर पूरा ग्रीनलैंड क्रिश्चियन हो गया। अब लीफ भी एक नए सफ़र की तैयारी करने लगा था। वो अब ग्रीनलैंड के वेस्ट में जाना चाहता था। लीफ अपने कुछ साथियों के साथ एक नए सफ़र पर निकला।
इस सफ़र में पहले लीफ एरिक्सन को एक बर्फीली चट्टान का सामना करना पड़ा जिसका नाम हेल्यूलैंड था, और फिर एक जंगल नुमा जगह में भी गया जिसका नाम मार्कलैंड रखा गया। इसके बाद लीफ को एक ऐसी ज़मीन मिली जिसका नाम उसने वाइनलैंड रखा था। वाइनलैंड नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि उस जगह पर बहुत सारी अंगूरों की बेलें पाई जाती थीं जो वाइन बनाने में इस्तेमाल होती थीं। ये आइलैंड नॉर्थ अमेरिका का एक आइलैंड था जिसको लीफ एरिक्सन ने पहली बार ढूंढा था। एरिक द रेड की मौत 11वीं सेंचुरी की शुरुआत में हो चुकी थी। लीफ भी वाइनलैंड से ग्रीनलैंड वापस आ गया था और अपने बाप की जगह ग्रीनलैंड का सरदार बन गया था। उसने अपने भाइयों को वाइनलैंड रहने भेज दिया और खुद क्रिश्चियनिटी को फैलाने में लग गया। उसने बहुत सारे चर्चेस बनवाए और अपनी बाकी बची ज़िंदगी क्रिश्चियनिटी पर ज़र्व कर दी। लीफ की मौत 1019 से 1025 के बीच में हुई और उसकी मौत के बाद उसका बेटा थॉरकल उसकी जगह ग्रीनलैंड का सरदार बन गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस से 500 साल पहले ही एक लड़के ने अमेरिका ढूंढ निकाला था। यही वजह है कि आज भी एंशिएंट अमेरिकन हिस्ट्री में लीफ एरिक्सन को याद रखा जाता है। वाइकिंग्स का दौर अब 11वीं सेंचुरी में पहुंच गया था और इस दौर तक आते आते स्कैंडिनेविया के खाना बदोश अब पूरे यूरोप में अपना सिक्का जमा चुके थे। वाइकिंग्स की आखिरी वीडियो में हम आपको एक ऐसे राजा के बारे में बताएंगे जो बहादुर तो बहुत था, लेकिन वही राजा वाइकिंग्स के खात्मे का भी सबब बना।